हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द इजू राइड। दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री की एक न्यू सीरीज जिसका नाम है केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स इन 10 मिनट। हालांकि कुछ टॉपिक या कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जिनमें 10 मिनट से कम भी लग सकता है, 5 to 10 मिनट एवरेज लगता है। तो कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि सारे वीडियो 10 मिनट के नहीं होने वाले हैं, कुछ वीडियो बहुत छोटे भी होने वाले हैं। तो ये सीरीज में आपको क्या मिलने वाला है और ये सीरीज में क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले वो बता देता हूँ। तो क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं, मगर उसमें से ना कुछ कॉन्सेप्ट या टॉपिक होते हैं उनमें से जो उनको सही से नहीं समझ में आते हैं। तो हमें क्या होता है कि कई बार ना टीचर का पूरा वीडियो देखना पड़ता है या पूरा लेक्चर देखना पड़ता है या उसको स्किप कर कर के देखना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसे में क्या कई बार होता है कि हम टॉपिक या कॉन्सेप्ट सर्च करते हैं, वो मिल जाता है जो कि बहुत फेमस होता है। तो कई टीचर ने वो छोटा वीडियो बनाकर डाले होते हैं तो मिल जाता है, मगर आपको सारे वीडियो नहीं मिलेंगे। तो मैं अभी जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें मैं सारा चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा। लाइक जैसा हमने PYQ जैन 2026 की सीरीज़ में देखा कि हमने पहले बेसिक चैप्टर्स कर लिए केमिस्ट्री के, इसमें 6 से 7 चैप्टर थे, वैसे ही सेम इसमें भी करेंगे। पर इसमें एक चैप्टर पकड़ेंगे, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे, लेट्स 6, 7, 8 या 10 जितने भी होंगे, वो हम एक तरफ से देखेंगे और उसका 5 से 10 मिनट का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कुछ वीडियो छोटा भी रहेगा, कुछ बड़ा भी रहेगा। तो आपको कितना समझना है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना मुझे समझाना चाहिए, उस पर बेस्ड रहेगा उसकी लेंथ वीडियो की। तो अब आपको क्या करना होगा, यूट्यूब पर जस्ट जाओ और टॉपिक का नेम और चैप्टर का नेम सर्च करो, तो आपको वो 5 से 10 मिनट का वीडियो मिल जाएगा और आप आराम से देखो, रिवाइज करो ना। कुछ जो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, मे बी आपको क्वेश्चन करते हुए कोई दिक्कत हुई हो, तब आप लोग यहाँ आए हो ना, तो आप लोग इसको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट जो है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको या टॉपिक नहीं आ रहे हैं, जिस भी चैप्टर का आप सर्च करके वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो मैं कंटिन्यू डालता रहूँगा ताकि केमिस्ट्री के सारे चैप्टर कवर हो जाएं। तो पहले मैं वही 7 चैप्टर उठाऊँगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि अभी इस सीरीज़ में क्या होने वाला है। तो ये पहला वीडियो है, तो मैं ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए स्टार्ट करते हैं। हम डायरेक्ट अपने स्क्रीन पर चलते हैं, बोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं कि आज का पहला टॉपिक या पहला चैप्टर कौन सा है और उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप लोगों को कोई डाउट आएगा तो आप लोग पूछोगे कैसे, तो आप लोग सिंपल है, आप टॉपिक तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ सारे, अगर कुछ टॉपिक मुझसे छूट रहा है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो, या फिर कोई लॉजिक या फिर कोई कॉन्सेप्ट मैं नहीं पढ़ाया हूँ तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं उसको ज़रूर इंक्लूड करूँगा, कभी भी कर सकता हूँ तो कभी भी बना दूँगा ना। बाकी जितना मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है या फिर मुझे लग रहा है हाँ ये कॉन्सेप्ट बच्चों को काफ़ी परेशान करता है, जो मुझे भी परेशान करता था जब मैं प्रिपरेशन करता था जेईई की, तो वो चीज़ मैं ज़रूर रखूँगा चैप्टर वाइज पूरा ना। एक चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट वाले एक लाइन से आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जिसमें भी आपको डाउट है वो देखना, और अगर वो डाउट क्लियर ना हो तो आप कमेंट करके पूछना ना। मैं फिर से वीडियो बना दूंगा या फिर कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा अगर छोटा डाउट हुआ तो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज़ का जो पहला चैप्टर है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है। उसका पहला टॉपिक जो है या पहला जो चीज़ हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। एटम क्या होता है, वो किससे मिलकर बना होता है, तो एटम जो होता है वो कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स मिलकर बना होता है। मेन हमें इसके बारे में पढ़ना है, पर उसके पहले हम लोग थोड़ी जानकारी ले लेंगे, जैसे पार्टिकल क्या होता है और वेव क्या होती है। पार्टिकल एक लोकलाइज्ड एंटिटी होती है, इसके पास मास होता है और डेफिनेट पोजीशन और मोमेंटम होता है एट अ गिवन टाइम। वेव क्या होता है, वेव जो होता है वो वेव इज अ डिस्टर्बेंस स्प्रेड इन स्पेस एंड टाइम, और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वेवलेंथ होता है इसके पास, और क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो और इनके डिफरेंस क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये लोकलाइज्ड होता है, ये लोकलाइज्ड होता है मतलब स्थिर होता है, ये स्प्रेड आउट होता है, इसको जो स्पेस मिलता है उसी में चला जाता है। ये इसकी डेफिनिट पोजीशन होती है, इसकी कोई डेफिनिट पोजीशन नहीं होती है, इसके पास एक मोमेंटम होता है, और जो मोमेंटम होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, इसका डेफिनिट नहीं होता है। ये कंसनट्रेटेड एट अ पॉइंट होता है, ये स्प्रेड होता है पूरे स्पेस में, ये इसका एक पॉइंट मास होता है, इसका वेव फंक्शन और वेव फॉर्म होता है। रिप्रेजेंटेशन, इसकी बिहेवियर क्या होता है, कोलिजन दिखाता है, इंटरैक्शन दिखाता है, और वेव क्या होता है, इंटरफेरेंस दिखाता है और डिफ्रैक्शन दिखाता है, शो करता है।
इसका एग्जांपल देखें तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, जबकि लाइट जो है एक वेव की तरह बिहेव करती है। अभी आगे हम लोग देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन होता है और जो लाइट होती है वो दोनों की तरह बिहेव करती है, मतलब पार्टिकल की तरह भी और वेव की तरह। लाइट जो होती है ज़्यादा वेव की तरह बिहेव करती है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ज़्यादा पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। तो ये देखो आगे ही लाइन है कि इलेक्ट्रॉन और लाइट दोनों जो है वेव और पार्टिकल दोनों के नेचर शो करते हैं एक्सपेरिमेंटली। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम पढ़ते हैं वो लाइट का पार्टिकल नेचर के लिए पढ़ते हैं, और जिसको डीवल नेचर भी बोलते हैं। और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो पढ़ते हैं वो लाइट का वेव नेचर होता है। ठीक है, तो जब आप वेव वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसे पॉइंट्स आप देखोगे ना, नाम सुनोगे। और जब ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ोगे तो उसमें जो होते हैं फिर बेसिक चीज़ें कुछ देख लेते हैं। क्वार्क्स क्या होते हैं, वो फंडामेंटल पार्टिकल हैं किसके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ना, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, ये सबसे छोटे पार्टिकल हैं, तो कुछ लोगों के मन में आता है नहीं क्वार्क्स भी तो होते हैं, तो वो भी होते हैं, वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। सेम वैसे ही प्रोटॉन भी नहीं करता ना, वो किसके साथ करता है, H2O से ऐड होकर H3O+ बना देता है और इसके साथ वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दे इंटरेक्ट लाइक ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और ये इसके टाइप्स हैं, और ये 2 टाइप के चार्ज शो करते हैं, एक अप टाइप के, इसका +2/3 ही होता है, और डाउन में डाउन क्वार्क का क्या होता है, -1/3 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, तो उसके बराबर चार्ज होता है। तो आप जब इसमें पुट करोगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ये आपको कॉक के रूप में उसके चार्ज मिलेंगे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके मास, चार्ज और लोकेशन के बारे में। तो जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने 1897 में। प्रोटॉन की किसने की थी, गोल्डस्टीन ने 1886 में। जबकि रदरफोर्ड ने 1917 में ये बताया था कि ये एक फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल है। ठीक है, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी कब, 1932 में। ठीक है, अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, -e से, प्रोटॉन को P+ से, और न्यूट्रॉन को N0 से। और चार्ज इनके पास कितना होता है, प्रोटॉन के पास +1.6 × 10⁻⁹, इलेक्ट्रॉन के पास सेम वही माइनस में होता है, और न्यूट्रॉन के पास 0 होता है। और जब रिलेटिव देखेंगे तो अगर प्रोटॉन को +1 बोल दिए तो इसका -1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका 0 ही रहेगा। मास इन दोनों का लगभग सेम होता है, इसका बहुत ही छोटा होता है। कितना छोटा होता है, 1836 टाइम छोटा होता है, किससे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और लोकेशन क्या होती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, जैसे ये नाभिक हो गया या न्यूक्लियस हो गया, और ये बाकी सेल्स हैं ना। तो जो नाभिक होता है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, और जो बाकी जगह पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा होता है। तो न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं उसके अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर होता है। अब जैसे कोई एटम हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं, जेड एक्सिस, जेड क्या होता है P = E, और ए क्या होता है Z+N या फिर P+N। तो आप समझ गए होंगे, जेड होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर ना, जितना जेड होता है वही इतना प्रोटॉन, वही इतना इलेक्ट्रॉन होता है। ए बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का वेट मिलकर क्या होता है, मास मिलकर क्या होता है, ए क्या है, मास नंबर है, ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो मास नंबर में देखो P और N लिए हैं, इलेक्ट्रॉन को निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि उसका मास इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मास भी समझ में आ गया, चार्ज भी। हाँ, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देखो लॉस करता है कोई तो कैटायन बनता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई माइनस चार्ज उस पर आ जाता है। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन निकला तो ये कैटायन बन गया सोडियम, इससे इलेक्ट्रॉन लिया तो इसने क्या कर दिया, एनायन बन गया क्लोरीन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है बार, आइसोटोप्स और आइसोटोन। तो इसमें क्या करो, इसमें P देख लो, इसमें A देख लो, और इसमें N देख लो। तो आइसोटोप में क्या सेम होता है, प्रोटॉन सेम होता है, मतलब Z सेम होता है। आइसोबार में A सेम होता है, मतलब एटॉमिक मास सेम होता है। और आइसोटोन में क्या सेम होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती है। तो वही देख लो, सेम लिखा हुआ है कि इसमें Z सेम होता है, A डिफरेंट होता है, इसमें A सेम होता है, Z डिफरेंट होता है, इसमें न्यूट्रॉन सेम होते हैं, बाकी Z डिफरेंट होता है। मास ऑफ एटम क्या होता है, मास ऑफ एटम इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन पर प्रोटॉन, ये चीज़ें हम लोग देख ली है, इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर देते हैं। एंड न्यूक्लियर कंपोजिशन देखेंगे तो न्यूक्लियर का चार्ज जो होता है वो प्लस, और प्रोटॉन का चार्ज प्लस होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है, आउटसाइड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस जो होता है वो टोटली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब एक क्वेश्चन उठता है कि जब न्यूक्लियस टोटली पॉजिटिव चार्ज है तो वो स्टेबल कैसे है, रिपल्सन क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर एक बहुत बड़ा
पॉइंट उठकर आता है वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि किसके द्वारा लगता है, वो जो न्यूक्लियर में या न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स होते हैं कौन कौन से, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो इनके बीच लगता है। तो न्यूक्लियस स्टेबल बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। और वो फोर्स किसके किसके बीच लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, पर शॉर्ट रेंज के लिए होता है, मतलब 1 से 2 फर्मी बहुत बहुत कम डिफरेंस होता है। इसको अगर हम लोग मीटर में लिखें तो 10⁻15 मीटर की रेंज होती है, तब जाकर लगता है वो, ठीक है। और इनका रोल क्या होता है न्यूट्रॉन्स का इसमें, तो देखो पहली बात तो ये जो होता है कोई चार्ज नहीं रखता है और इसके पास कोई रिपल्सन नहीं होता है, ठीक है। ये केवल केवल अट्रैक्शन फोर्स देता है बस, और ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स देने में काफ़ी हेल्प करता है। वहीं दूसरी जगह प्रोटॉन होता है वो रिपेल कर रहे होते हैं एक दूसरे को, तो इसकी वजह से जो होती है बाइंडिंग बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है रिपल्सन फोर्स की तुलना में। ये एज ए ग्लू काम करता है ना ना, तो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन से, प्रोटॉन को प्रोटॉन से, और न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन से बांध कर रखता है, ठीक है। तो इसका बड़ा रोल है क्योंकि इसके पास कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ये पॉइंट याद रखना आप लोग, ये आगे भी हमें किसी न किसी चैप्टर में मिलने वाला है, ठीक है। किस चैप्टर में मिलने वाला है वो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है अभी, मैं आगे जब भाई आएगा तो ये नोट डाउन कराऊंगा ज़रूर, ठीक है। अब कॉमन ट्रिक क्या क्या है कि न्यूट्रॉन का जो वेट होता है वो प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो स्टार्टिंग में यहाँ जाकर देख लेना, है ना, लगभग सेम होता है। और क्या पॉइंट था कि एटॉमिक नंबर हमेशा इंटीजर होता है। हाँ, कई बार कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमेशा इंटीजर टाइप में होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर कोई भी चीज़ नंबर वो, तो नंबर जो होता है वो इंटीजर होता है, पॉजिटिव होता है। और आयन्स डिफर ओनली इन इलेक्ट्रॉन नॉट प्रोटॉन, जैसे सोडियम आयन बना था, क्लोरीन आयन बना था, तो जो ये आयन्स का डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ना कि प्रोटॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा, ना कि यहाँ प्रोटॉन ऐड होने वाला है, ना कि प्रोटॉन निकलने वाला है। तो ना ही प्रोटॉन किसी से निकलता है ना ही ऐड होता है। अगर कोई ऐड होता है वो निकलता है तो वो कौन होता है, वो होता है अपना इलेक्ट्रॉन। तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन के ही मूवमेंट से करंट जनरेट होती है, तो वो उसमें प्रोटॉन का कोई रोल नहीं होता, प्रोटॉन पढ़ते ही नहीं है। हर जगह क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब इसमें देख लेना जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने रख दिए हैं। बाकी एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी अभी टॉपिक पढ़ने बाकी हैं, तो उनमें बाकी चीज़ें कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, आपको अच्छा लगा हो, आपके जो भी डाउट अगर क्लियर हो गए हों तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वीडियो आपके लिए कैसे हेल्पफुल रही वो ज़रूर आप लोग ज़रूर कमेंट करके बता देना। और ऐसे वीडियो आपको और मिले इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।